नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 दिसंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा 16 दिसंबर 1971 जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। जानेंगे इस मुद्दे को और इसी आर्टिकल को हम कनेक्ट करेंगे दूसरे इस आर्टिकल से, द राइज ऑफ एन नेशन। ठीक है, कि 1971 से लेकर अभी तक बांग्लादेश की जर्नी कैसी रही है। दोनों आर्टिकल्स को इंटीग्रेट करेंगे। और तीसरा जो आर्टिकल रहेगा वो आपके सामने है, माइंड द रिस्क। कल हमने शाम वाले वीडियो में डिस्कस किया था इकोनॉमी पेज पे कि आरबीआई ने एनबीएफसीज को भी अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में लाने की बात कह दी है और ये चीज़ 1 अक्टूबर 2022 से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो इस आर्टिकल में माइंड द रिस्क वाला जो आर्टिकल है इसको हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन से पहले ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर जो ये लिंक आ रहा है आई बटन, उसमें शेयर कर रहा हूँ कल वाले वीडियो का लिंक। और उसमें आप 32 मिनट्स तक आप पहुँच जाना स्क्रॉल करके, और वहाँ से ही ये वाला जो आर्टिकल है, ये जो न्यूज़ है वो डिस्कशन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए। चलते हैं वहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ माइंड द रिस्क। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी ट्यूसडे को एक अपनी तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जिसमें ये है कि अब से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एनबीएफसीज को भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर में लाया जाएगा। क्योंकि रिसेंट 3 सालों की अगर बात करें तो 4 बड़ी बड़ी एनबीएफसीज फेल हो गई, बैंक रन हो गई, तो इस वजह से बैंकरप्ट हो गई। इस वजह से अभी इनके ऊपर भी एक कड़ी जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कुछ गाइडलाइंस की, उसको करना ज़रूरी था, तो उसी पर ध्यान दिया है। इसमें देखो, एक तो सुपरवाइजरी इंटरवेंशन रखा जाएगा, नज़रें गड़ा के रखी जाएगी, थ्रेशोल्ड लेवल्स फिक्स कर दिए गए कि जैसे जैसे थ्रेशोल्ड 3 लेवल 1 2 3, और इन तीनों लेवल में फर्स्ट लेवल पे कुछ कम रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, सेकंड लेवल पे कुछ ज़्यादा, और थर्ड पे बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी। तो इसमें देखो, बात ऐसी है कि जो एंटिटीज़, हम जिन एनबीएफसीज की बात कर रहे हैं, उनकी हेल्थ क्या है। हेल्थ का मतलब ये हो गया कि उन्होंने मार्केट में लोन जो दे रखा है वो कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया, जितना आरबीआई की गाइडलाइंस के बेसिस पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर रिस्क वेटेड या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जितना आरबीआई ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस में बोल रखा है उतना मेंटेन्ड है या नहीं। नहीं है तो फिर बाद में एक्शन लिया जाएगा, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा टीयर 1 कैपिटल रेशियो वो भी देखी जाएगी कि हाँ भाई, कितना स्टैंडर्ड आरबीआई ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस पे दिया हुआ है वो मेंटेन्ड है या नहीं। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि कुछ लिमिट्स फिक्स कर दी गई हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए गए हैं, कुछ थ्रेशोल्ड्स फिक्स कर दिए गए हैं। अगर उन थ्रेशोल्ड्स को फुलफिल नहीं करती है कोई भी एनबीएफसी, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो उनको फिर बाद में डाल दिया जाएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में। और जैसे जैसे थ्रेशोल्ड, मतलब जैसे जैसे सीवियरिटी और या फिर रिस्क वाला जो कंडीशन है एनबीएफसी का वो राइज होता चला जाएगा, वैसे वैसे स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें एनबीएफसीज के लिए जो पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं जिनके बेसिस पे ये देखा जाएगा कि एनबीएफसी की हेल्थ अच्छी है या बिगड़ी हुई है, उसमें बैड लोन है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। ठीक है, और सीधी सी बात है, प्री डिफाइंड लेवल से अगर बुरी परिस्थिति में कोई भी एनबीएफसी है तो उसको डेफिनेटली प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाली फ्रेमवर्क में डाल दिया जाएगा और फिर उसमें करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। और ये जो फ्रेमवर्क वाला जो प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा अक्टूबर 2022 से। ठीक है, इसमें देखो अक्टूबर 2022 तक का क्यों बोला है, अभी भी तो कर सकते थे। देखो, पेंडेमिक की वजह से जो अभी इकोनॉमिक फॉल आउट है या इकोनॉमिक एडवर्स रिजल्ट जो मिले हैं इकोनॉमी को पेंडेमिक की वजह से, तो उससे रिकवर करने का थोड़ा टाइम मिल जाए एनबीएफसीज को, जिससे कि वो अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा स्ट्रेंथन कर सके, बोल्स्टर कर सके। ठीक है, इसमें देखो बात ऐसी है कि एक प्रॉपर अलाइनमेंट आ जाएगा किसके बीच में, लेंडर्स के बीच में। अब एक लेंडिंग का काम एक तरफ तो बैंक करते हैं, दूसरी तरफ एनबीएफसीज करती है, तो इनके बीच में एक बैलेंस लाने की बात की जा रही है। तो ये एक सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क होता है बेसिकली, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जिसमें आरबीआई अपनी नज़रें गड़ा करके रखता है कि कौन सा जो लेंडर है या क्रेडिटर हम जिसको बोल सकते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस बिगड़ रही है और उसको जल्दी से ट्रीटमेंट दे दिया जाए। नहीं तो हो सकता है कि वो बर्बाद अगर हो गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इकोनॉमी के लिए। तो ऐसे में वही बात आ गई, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि भाई हाईलाइट हो गया, थोड़ा सा सिम्टम्स आने लग गए, तो वहीं पर उस क्राइसिस को डिजास्टर में बदलने से पहले ही उसको हैंडल कर लिया जाए।
ठीक है। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा 3 इंडिकेटर ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो मैं बता चुका हूँ, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, टियर 1 कैपिटल रेशियो और एनपीएस। इन 3 चीज़ों को चेक किया जाएगा। इन तीनों में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है एनबीएफसी, दैट्स ओके। अगर वर्स्ट सिचुएशन में है तो डेफिनेटली धीरे धीरे रिस्क प्रोफाइल में उनको राइज किया जाएगा, और जैसे जैसे थ्रेशोल्ड 1, 2, 3 राइज होते चले जाएंगे, एक एनबीएफसी अगर थ्रेशोल्ड 1 में है तो जो डिविडेंड डिवीजन है, फॉर एग्जाम्पल जो भी एनबीएफसी जो पैसा कमाती है एनबीएफसी, ठीक है, अब सीधी सी बात है, लोन दिया है तो ब्याज तो मिलेगा। अब ब्याज अगर आता है तो ब्याज को डिवाइड करने का जो सेगमेंट है ना, वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस में ला दिया जाएगा कि भाई पहला जो आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है ना उसको उतारो, जो आपकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है पहले उसको उतारो। अगर थ्रेशोल्ड 2 पे अगर पहुंच गया वो एनबीएफसी, ठीक है, तो उस केस में फिर नई ब्रांचेस खोलने से मना कर दिया जाएगा कि भाई अब आप नई ब्रांचेस नहीं खोल सकते हो आपकी कहीं पर भी थ्रू आउट इंडिया। और अगर उससे भी बुरी परिस्थिति हो गई और थ्रेशोल्ड लेवल 3 ये इससे भी बुरी परिस्थिति हो गई, तो फिर ये कह दिया जाएगा कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ, बस छोड़ करके एक काम कि मान लो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है वो आप यूज़ करना चाहते हो, तो वो एक एप्लीकेबल होगा। बाकी सारे केसेस में बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ब्रांच खोलना, वो सारी बंद हो जाएगी अगर थर्ड लेवल थ्रेशोल्ड भी क्रॉस हो जाता है। तो 3 लेवल है, तीनों लेवल के हिसाब से रिस्क राइज होगी, और जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगी किसी भी एनबीएफसी की, उसी तरीके से आरबीआई जो है वो अपनी रेस्ट्रिक्शंस भी लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो कब है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, बोल चुका हूँ मैं आपको, डिविडेंड पे रेस्ट्रिक्शन हो गई, गारंटीज पे, या फिर जो लाइबिलिटीज़ है पहले वो ख़त्म करे अपनी, जो प्रोमोटर शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी खुद के डिविडेंड को ना लेकर के पहले अपनी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करें, फिर उससे हायर रिस्क में चली जाए तो अपनी ब्रांचेस ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर थर्ड लेवल पे पहुंच गए तो एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, केवल उसमें टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंडिचर को छोड़ दो, बाकी सारे एक्सपेंडिचर बंद कर दिए जाएंगे अगर थर्ड लेवल थ्रेशोल्ड भी क्लियर हो जाता है। तो ऐसे में जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क है, एक्शन फ्रेमवर्क है, उससे अगर किसी एनबीएफसी को एग्जिट करना है तो उसका तरीका ये है कि एनबीएफसी को अपनी खुद की जो ये तीनों थ्रेशोल्ड लेवल है इन तीनों से बाहर निकलना होगा, और लगातार 4 क्वार्टर, ठीक है, कंटिन्यूस 4 क्वार्टर मतलब 1 साल हो गया, 1 साल तक अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी इन सारे जो हमने अभी बात की, इन सारे पैरामीटर्स में, चाहे फिर वो जो आप कह सकते हो क्रेडिट टू, यहाँ पर आप देख सकते हो CRAR, ठीक है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, इसके अलावा आप देख सकते हो टियर 1 कैपिटल, एनपीए रेशियो। तो इन चीज़ों तीनों पैरामीटर में आपको 4 क्वार्टर्स में लगातार अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आपको पीसीए फ्रेमवर्क से रिलीज किया जाएगा। अदरवाइज आरबीआई अपनी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है जी, इसके अलावा आप देख सकते हो सेगमेंट साइज की बात करें तो आज एनबीएफसीज के द्वारा जो क्रेडिट दिया जाता है उसका जीडीपी के हिसाब से अगर रेशियो देखा जाए, इंडिया की जीडीपी और उसमें जो क्रेडिट दिया जा रहा है तो वो लगभग 11.6% तक जा रहा है। 2020 की बात है, आरबीआई की रिपोर्ट ये कह रही है बात। तो ऐसे में फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई है, तो इनको क्लोजली ऑब्जर्व करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो डिपॉजिट टेकिंग जो लार्जर एनबीएफसीज हैं, ठीक है, जैसे फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी तरीके से वो इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट्स लेती हैं, तो उनको ज़्यादा पकड़ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है, लोग जो अपनी बहुत खून पसीने की कमाई को यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो उस केस में उनके साथ में धोखा भी नहीं होना चाहिए। साथ में ये है कि मैटर कॉम्प्लिकेट होता है अगर हम ज़्यादा डिले करते हैं तो, क्योंकि सीधी सी बात है फाइनेंस मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। आपको भी पता है कि जिस तरीके से रिसेंट 2-4 केसेस देखे 3 सालों में, जिनमें IL&FS, जिसकी फुल फॉर्म IL&FS की तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड DHFL, तो इनके द्वारा जो क्राइसिस का सामना किया गया है, तो बोला अब इस तरीके के क्राइसिस आए उससे पहले ही हम करेक्ट कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में देखो लिक्विडिटी इशू को मैनेज करना कि भाई मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है, या फिर मार्केट में पैसा है भी कि नहीं है, या कहाँ पर हमें पैसा इन्वेस्ट करवाना है, कहाँ नहीं करवाना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनबीएफसीज अपना रोल प्ले करती हैं लैंडिंग का, तो उन पर रेगुलेशन करना भी, उनको रेगुलेट करना भी ज़रूरी हो जाता है। इससे क्या होगा कि शुरुआती तौर पे ही अगर कुछ सिम्टम्स मिले किसी भी एनबीएफसी में स्ट्रेस के, तो उसको वहीं पे हैंडल किया जा सके, नहीं तो सिचुएशन टाइम के साथ में बिगड़ती चली जाती है और हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, तो ये आरबीआई के द्वारा नई गाइडलाइंस है, उनको हमने समझा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दिसंबर 16, 1971। देखो, बांग्लादेश जो है वो लिबरेट हुआ पाकिस्तान से, और उसमें इंडिया ने डायरेक्ट और एक्टिव असिस्टेंस दी थी बांग्लादेश को। और उसमें हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनकी लीडरशिप स्किल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और आप ये मान के चलो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में वॉर के बेसिस पे या मिलिट्री इंटरवेंशन बेसिस पे कोई नया कंट्री बना हो, वो पहला कंट्री कौन था? बांग्लादेश। ठीक है, तो ऐसे में जो फर्स्ट क्वार्टर था जब पाकिस्तान इंडिया बने थे 1947 से लेकर के 20-25 साल की अगर जर्नी देखें 1947 से लेकर के 1971 तक की, तो बोले उसमें इस नए कंट्री ने जो कि सांस ली इसने ढंग से 1971 में, उसके पहले बहुत ही बुरी परिस्थितियों से लगातार गुजरता रहा। पहले देखो ईस्ट पाकिस्तान, फिर उस जो कि पहले ईस्ट बंगाल के नाम से जाना गया था, जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने डिवीज़न कर दिया था बंगाल का, ईस्ट और वेस्ट बंगाल के नाम से। ठीक है, फिर वो ईस्ट बंगाल था, वही ईस्ट पाकिस्तान बनता है, और फिर वो ईस्ट पाकिस्तान ही अल्टीमेटली बांग्लादेश बन गया। तो ऐसे में ये एरिया प्रीडोमिनेंटली कौन सी कम्युनिटी से डोमिनेटेड है? ये मुस्लिम्स यहाँ पर हमेशा से रहे हैं, और इनकी लैंग्वेज रही है बंगाली। पर जो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने ये कहा, आप पढ़ते हो स्पेक्ट्रम में कोटेशन आपने पढ़ी होगी, बोला मैं और मेरा टाइपराइटर दोनों ने मिलकर के पाकिस्तान को जन्म दे दिया। राइट, तो जिन्ना साहब का ये कहना था कि भाई 1948 का स्पीच था, शायद वो इनका लास्ट स्पीच था ढाका में, ढाका यूनिवर्सिटी में, है ना। ये इनकी पहली और लास्ट विजिट थी ईस्ट पाकिस्तान में। तो उनका स्टेटमेंट ये था कि उर्दू लैंग्वेज जो है, उर्दू को देखो सबसे ज़्यादा इम्पोज करने की कोशिशें की गई थी। अब उर्दू को इम्पोज करने के पीछे वजह क्या है, वो भी थोड़ी सी यहाँ पे बताइए, जिन्ना साहब ने खुद नहीं बता दी। वो ये कि जो सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं, बोला उनके द्वारा नरिश्ड लैंग्वेज है उर्दू। ठीक है, और इस लैंग्वेज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स का इसके साथ में एसोसिएशन है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो वेस्टर्न मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटी के जो कंट्रीज़ हैं, बोला वहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं, है ना, बोला उन लैंग्वेजेस के साथ में भी उर्दू की फेमिलियरिटी है। तो इसलिए बोला बंगाली की बजाय हमें उर्दू को प्रमोट करना चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर के और लगातार अपनी तरफ से वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी कह सकते हैं ना कि आकाश थे, उन्होंने अपनी तरफ से लगातार दबाव बनाया कि भाई बंगाली लैंग्वेज की बजाय हम उर्दू को प्रमोट करेंगे। अब यार एक चीज़ है कि अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की कल्चर, खुद की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तो उस केस में अगर वहाँ पर उर्दू लैंग्वेज को वो लोग अगर इम्पोज करते, और किया भी उन्होंने, और उसका रिजल्ट ये रहा कि बंगाली स्पीकर्स एलिनिएटेड फील करने लग गए, और अल्टीमेटली डिमांड होने लग गई कि भाई हमें तो एक सेपरेट कंट्री रहना पसंद ज़्यादा रहेगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि धर्म के नाम पर अगर कोई राष्ट्र बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म के नाम पर सारी चीज़ें एज इट इज़ आप अप्लाई कर दोगे। क्योंकि धर्म एक हो सकता है, ठीक है, फॉलोवर्स एक बिलीफ सिस्टम के हो सकते हैं, सब लोग कॉमन बिलीफ सिस्टम मानते हो, पर सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदुइज्म की बात करें, अब हिंदुइज्म में नॉर्थ इंडिया में अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, साउथ इंडिया में हिंदुइज्म का अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है। तो उस केस में हम अगर एक एरिया, एक रीजन अगर दूसरे रीजन पे इम्पोज करे अपनी दादागिरी को, तो फिर बाद में सेपरेशन या सेपरेटिज्म का मुद्दा जो है वो हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। और यही एक मुद्दा हाईलाइट भी होता रहता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो ग्रेटर द्राविडियन, मतलब ग्रेटर मतलब एक तरीके से सेपरेट कंट्री की डिमांड भी करने लग जाते हैं। आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जो हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में, तो वहाँ पर जब 3 लैंग्वेज फार्मूला था, उस 3 लैंग्वेज फार्मूला को ऐसे ही थोड़े ना एक्सेप्ट किया था। शुरुआत में ये था कि इंग्लिश जो है वो 10 सालों तक कंटिन्यू करेगी, 10-15 सालों तक, हाँ 15 सालों तक कंटिन्यू करेगी। फिर 1965 में ऐसे किया ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये था कि हाँ फिर हिंदी को बना दिया जाएगा। आप पढ़ते हो ये चीज़ें। और फिर बाद में आपको पता पड़ता है कोठारी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ और उसने बताया, बोला कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसमें एक तो इंग्लिश होगी और एक रीजनल लैंग्वेज होगी, और एक रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी जो मदर टंग है पर्टिकुलर एरिया की, और तीसरी लैंग्वेज हो जाएगी जो कोई भी पर्टिकुलर स्टेट अपने हिसाब से चलाना चाहता है अपने एजुकेशन सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी इनकी बात कर ले, और प्लस में
कोई भी थर्ड लैंग्वेज, और संस्कृत भी हो सकती है, सिंधी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, पर ये दो कंपलसरी है। पर इस थ्री लैंग्वेज फार्मूला को तमिलनाडु ने तो अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। वहाँ पर इंग्लिश और तमिल केवल दो, थर्ड लैंग्वेज में हिंदी या कुछ ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। तो मुद्दा क्या है, लैंग्वेज को लेकर के देशों के बंटवारे हो गए, और उसी चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी गलती को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था पाकिस्तान ने, कि वेस्ट पाकिस्तान की जो डोमिनेंस थी उसमें ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू थोपी गई, और अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि बांग्लादेश के आज 50 साल हो गए हैं पैदा हुए। और इसी चीज़ को आज देखो, साउथ एशिया में बांग्लादेश की जो सक्सेस स्टोरी है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उसके पीछे एक मुद्दा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म। क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो हुआ था एक इस्लामिक कंट्री के तौर पे, इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पे, पर बांग्लादेश ने अपना सेक्युलर सिस्टम है वो अडॉप्ट किया था। वो बात ठीक है कि फिर भी बांग्लादेश को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ठीक है। वहाँ पर खुद की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, खालिदा जिया की लीडरशिप में जो पॉलिटिकल पार्टी चलती है, तो वो ज़्यादा इस्लाम को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। रेडिकलाइजेशन इतना कम नहीं हो पा रहा है, बावजूद इसके अभी फिर भी बांग्लादेश अपनी प्रोग्रेस है, सक्सेस स्टोरी है, उसको इंश्योर करने में बिल्कुल डगमगा नहीं रहा है। ये बात ठीक है। तो देखो, इस चीज़ में बांग्लादेश की जो सक्सेस स्टोरी है, इसमें इंडिया का रोल तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जब ये लिबरेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ था ना, कि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो एक गैप थे, उन गैप्स की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान के मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे, मतलब बंगालीज़ पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करनी शुरू की थी। तब जाके इंडिया ने इंटरवीन किया था। अब वो इंटरवेंशन किया ना इंडिया ने, उसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और रॉ, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स थे कि करना चाहिए इंटरवीन या नहीं करना चाहिए। फिर आप देख सकते हो कि जब पाकिस्तानी आर्मी ने सीधा वहाँ के लोगों को परेशान करना शुरू किया, तब जाके इंटरवेंशन किया था इंडिया ने, ठीक है ना। तो ऐसे में देख सकते हो, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो मेन काम था वो बीच, अब सीधी सी बात है, इनकी दोनों की बॉर्डर तो शेयर होती नहीं है, और बीच में इंडिया पूरी एक अपनी टेरिटरी लेकर के बैठा है। तो उस केस में ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेशन क्राइसिस होने लग गए थे, और लाखों लोग जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आने लग गए, तो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो इसके बाद में आप देखते हो कि इंडिया ने भी अपनी तरफ से फिर इंटरवेंशन ओपनली किया कि हाँ जी, हमें तो लड़ाई लड़नी है और कैसे भी करके ख़त्म करना है। क्योंकि फिर पाकिस्तान को ये चीज़ तो क्लियर होने लग गई थी कि इंडिया जो है वो अब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसकी वजह से, क्योंकि बांग्लादेश में जो लिबरेशन के लिए जो वहाँ की जो कह सकते हैं कि जो रिबेलियंस थे, उनको इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। तो इस केस में पाकिस्तान ने फिर बाद में वेस्टर्न फ्रंट पे, मतलब राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इस वाले एरिया में लड़ाई शुरू कर दी थी पाकिस्तान ने। तो फिर इंडिया एकदम ओपनली आ चुका था इसमें पूरे मुद्दे में। खैर, यहाँ पर अगर देखें तो हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर गरीबी पहले थी, ड्रॉट्स हमने ऑलरेडी देख लिए थे, हम ही नहीं बांग्लादेश ने भी देख लिए थे, ठीक है। 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, ठीक है। 1962 में चाइना वॉर हुआ था, जिसको अभी हम रिकवरी नहीं कर पा रहे थे, जिसमें हमें बहुत बुरी हार मिली थी। तो फिर इंडिया ने फाइनल किया, बोला कैसे भी हो कि अगर इसी तरीके से दोनों पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ या डिस्टर्बेंस चलती रही, तो बोला इसके बीच में सैंडविच हम बन जाएंगे, प्रॉब्लम हमें होगी। तो फिर बाद में 3 दिसंबर को मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू किया। इसके पीछे एक वजह ये थी कि पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट ओपन कर लिया था, ठीक है। फिर बाद में इंडिया ने मौके को चुका नहीं, और फिर बाद में पूरा ओपन हो गया, और फिर बाद में आपको पता ही है हिस्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई, और क्लियर है आपको कि बांग्लादेश का लिबरेशन हो जाता है 1971 में, ठीक है। अब देखो, बात ऐसी है कि बांग्लादेश और इंडिया की जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसको लेकर के अगर अभी करंट सिचुएशन देखें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि अभी तक सॉर्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, तीस्ता वाटर शेयरिंग की बात करें या गंगा वाटर शेयरिंग की बात भी करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अड़ंगे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली अफगानिस्तान में, चाइना में और रशिया, जो कि हमारा ओल्ड फ्रेंड है, 1971 का जो ये लिबरेशन वॉर था, इसमें यूएसएसआर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्योंकि अगर
यूएसएसआर के साथ में हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी नहीं होती तो उस केस में यूएसए फिर पाकिस्तान की तरफ से इंटरवीन करता, जो कि हमारे लिए मुश्किलें हो सकती थी। पर यूएसएसआर ने पाकिस्तान को हेल्प ना मिले यूएसए की, इसके लिए पूरी अपनी तरफ से ताबड़तोड़ एफर्ट्स किए थे कि अगर यहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका आता है तो रशिया यूएसएसआर है वो भी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, बट आज की सिचुएशन ऐसी है कि ये 3 चैलेंजेस इंडिया के सामने है जहां पर हम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने में थोड़ा सा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बात है, देखो कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं इस्लामिक टेररिज्म को प्रमोट करने की कोशिशें करती है, पर फिर भी आज 50 साल की अगर जर्नी की बात करें तो हमारे रिलेशंस ठीक है। और ये जो हमारा प्रीशियस एसेट है बांग्लादेश, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसके साथ में कोलैबोरेशन कंटिन्यू करना चाहिए। ये चीज़ बताइए एडिटर ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द राइज ऑफ एन नेशन। इस आर्टिकल को लिखा है देव मुखर्जी, जो कि अभी बांग्लादेश में कमिश्नर हैं इंडिया की तरफ से। तो देखो 50 साल का टाइम हो चुका है, वही बांग्लादेश की स्टोरी चल रही है। गोल्डन जुबली एक ऐसा टाइम है जब एक बार रिव्यू करने की टाइम मिलता है कि हाँ, पिछले कई सालों में हमने मतलब बांग्लादेश ने क्या अचीव किया है। तो आप देख लो 1971 से मतलब आप देखो दो दशक का रिसेंटमेंट रहा था ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में, हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1947 से लेकर के 1971 के बीच में। ठीक है, मुद्दा आता है 1971 में जब जनरल इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि दोनों को कंबाइन माना गया था ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान को। ठीक है, उस टाइम पे तो इलेक्शन हुए। अवामी लीग जिसको लीड किया करते थे शेख मुजीबुर रहमान, और उन्हीं की बेटी है अभी जो शेख हसीना है वो। तो इनको बहुत शानदार विक्ट्री मिलती है और फिर बाद में यही सरकार बनाने के लिए एलिजिबल होते हैं। पर उधर जो वेस्ट पाकिस्तान में प्रेसिडेंट थे जनरल रियाया खान, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर के और फिर बाद में कैसे भी करके ये शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट बनने से रोक दिया और इनके खिलाफ में ऐसी कार्रवाई कर दी जिसकी वजह से बंगाली स्पीकर्स जो थे वो फिर बाद में नाराज़ हो गए। ठीक है, इस केस में फिर मुद्दा पहुंच जाता है मार्च 25 1971 को, और उसमें पाकिस्तान की आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया और तभी से फिर बाद में रिसेंटमेंट और ज़्यादा जो है वो राइज होता है। और ये एक जेनोसाइड था, मास किलिंग थी। अब इसमें मास किलिंग जब होने लग जाए और उसमें भी मॉडर्न वेपन यूज़ करने शुरू कर दिए जाएं तो फिर इसको वॉर ही बोला जाएगा। और ये वॉर जो था यही अल्टीमेटली बांग्लादेश के लिबरेशन का कारण बनता है। इसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है और डराया धमकाया जाता है कि कैसे भी करके बंगाली स्पीकर जो हैं वो अपने आप को सबमिट कर दें पाकिस्तानी आर्मी के सामने, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा वुमेन की डिग्निटीज़ हैं उनको वायलेट किया गया, बहुत परेशान किया गया, और रिज़ल्ट ये था कि इंडिया की तरफ माइग्रेशन होने लग गया। अब माइग्रेशन होने लग गया और माइग्रेशन क्राइसिस जिस तरीके से आज हम देखते हैं, रोहिंग्या क्राइसिस आप देखते हो। ठीक है, कि म्यांमार से जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको बुद्धिस्ट मेजोरिटी के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ से भगा दिया, अब वो आकर के बांग्लादेश में रह रहे हैं। तो इस मुद्दे पर जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में बातचीत हो रही है, आउटकम कुछ निकल नहीं रहा है। बस केवल और केवल म्यांमार पे सैंक्शंस लगा दिए, उनको फिर मतलब डांट दिया, फटकार मार दी, रेप्रिमांडेड कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एग्जैक्टली वैसा ही बांग्लादेश के पाकिस्तान पर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए यूएन में, उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ये बात होती है आगे कि बांग्लादेश में रहने वाले मतलब ईस्ट पाकिस्तान के जो पीजेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, बंगाली ऑफिसर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने फिर बाद में मिलकर के एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रहा मुक्ति वाहिनी। और उस मुक्ति वाहिनी का काम क्या था? फ्री देयर मदरलैंड, कि अपनी ज़मीन को हम इस तरीके की जो ताकतें हैं जो हमें परेशान कर रही है, बोलो उनसे हमें फ्री कराना है। फिर बाद में 3 तारीख की बात है, 3 दिसंबर की, जब पाकिस्तान ने इंडिया पर भी अटैक कर दिया और अल्टीमेटली 16 दिसंबर तक इंडिया का पार्टिसिपेशन यहाँ पर 2 वीक से भी कम रहा था। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर आप देख लो, सिर्फ 14 दिन का इंटरवेंशन रहा। 14वें दिन तो इंडिया ने लिबरेट करवा दिया था पाकिस्तान से बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को, और वो बांग्लादेश बन चुका था। तो ये वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और बांग्लादेश की हिस्ट्री में इन दिनों को याद अगर किया जाए तो वो शायद दुखी होते हैं। और जो परिस्थितियां छोड़ी गई थी फिर उसके बाद में, ये जो 16 दिसंबर
1971 के बाद में। तो बोले हर तरीके से बहुत बुरी परिस्थिति, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे एक राष्ट्र के तौर पे देखो, लोगों के बीच में या लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो तो हाई लेवल पे था, पर वो एक होता है ना कि घाव थे फिर भी मन में। फिर टाइम बीतता है और आज ये जो कंट्री है ये टाइम बीतने के साथ साथ में आज कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है ये आगे हम देखेंगे। पर उससे पहले ये देखते हैं कि जब बांग्लादेश नया नया बना था तो यूएसए के फॉरेन डिप्लोमेट, ठीक है, जिनका नाम है हेनरी किसिंजर, जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं, उनका ये कहना था कि बांग्लादेश जो है वो तो इंटरनेशनल बास्केट है, मतलब जो कुछ भी भेजोगे उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब एक तरीके से भिखारी तक बोल दिया था इन शॉर्ट, इनडायरेक्टली। पर टाइम बीतने के साथ साथ में आप ये देखो कि आज बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से भी स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी बन रहा है। आज इंडिया और बांग्लादेश की ये दोनों इकोनॉमीज ऐसी हैं जो साउथ एशिया में स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, दोनों की दोनों, ठीक है। तो इस केस में मुद्दा आ जाता है कि जब एक कंट्री पर आप अपनी कल्चर या लैंग्वेज को इम्पोज करते हो एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों पे, तो उसका रिजल्ट क्या रहता है। और जब एक रिलीजन, धर्म के नाम पर कोई राष्ट्र चलना शुरू हो जाता है तो उसका रिजल्ट अच्छा हो ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि कितने बुरे तरीके से वहाँ पे बर्बादियाँ होती रहती है धर्म के नाम पर कंटिन्यू चलते चलते, ठीक है। तो ऐसे में 1971 का जो वॉर था ये, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, वो ये कि बांग्लादेश तो निकल के आ गया, बन गया, पर बांग्लादेश में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग या ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तानी कॉज को सपोर्ट करते हैं। अब वो पाकिस्तानी कॉज को सपोर्ट करने वाले लोगों को बांग्लादेश बनने के बाद में, जो कि बंगाली डोमिनेटेड कम्युनिटी का कंट्री है, तो वो बंगाली डोमिनेटेड कम्युनिटी के लोगों की वजह से उन पाकिस्तानी सपोर्टर्स ने अपने आप को हाइबरनेट कर लिया, मतलब एक बार इनएक्टिवेट मोड में चले गए। अब जब जब भी इनको मौका मिलता है तब तब वो अपनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। जैसे कि आवामी लीग के जो लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम शेख मुजीबुर रहमान की बात करें, उनका असैसिनेशन करवा दिया गया था, मतलब 1977-78 के लगभग 6-7 साल के अंदर अंदर उनको असैसिनेट करवा दिया गया था। तो वो असैसिनेशन किसने किया? जो पाकिस्तानी कॉज को सपोर्ट करने वाले लोग थे, उन लोगों के द्वारा। और बीच बीच में कई ऐसे ग्लिचेस भी आए हैं जब बांग्लादेश में क्वेजी मिलिट्री रूल रहा है, कभी डेमोक्रेसी आ गई, फिर क्वेजी मिलिट्री, फिर डेमोक्रेसी आ गई। इस तरीके का अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यू रहे। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में बड़ी आसानी से मिल चुकी थी इनको डेमोक्रेसी, जिस तरीके की डेमोक्रेसी अभी चल रही है। दिसंबर 1990 की अगर बात करें तो साउथ एशिया में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उनको गिराने में लोगों ने बहुत ज़्यादा विल पावर शो की थी। कैसे? एक तो देखो नेपाल में जन आंदोलन सेकंड आया, जिसकी वजह से इलेक्टेड गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था 1991 में। सिमिलरली बांग्लादेश में भी लोगों ने अपनी तरफ से टेम्पलेट ऑफ गवर्नेंस शो किया था कि भाई कैसे भी करके अब डेमोक्रेसी ही चाहिए है हमें। वो बात ठीक है कि उसके बाद में भी बहुत मुश्किलें आई। देखो यहाँ पर दो धड़े हैं, एक तो आवामी लीग वाला हो गया जिसको शेख हसीना लीड करती हैं, और एक तरफ है खालिदा जिया वो प्रो पाकिस्तानी है, ठीक है। तो वो ही लीडर्स हैं या फिर उसी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं जो सेगमेंट पाकिस्तान के कॉज को फेवर कर रहे थे जिस टाइम पे बांग्लादेश का लिबरेशन हो रहा था, राइट। तो इस तरीके से टाइम बीतता है। रूरल क्रेडिट सिस्टम, ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट कितना शानदार है, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारे यहाँ पर आरआरबीज काम करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। तो वो आइडिया बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करो, आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखो, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखो, बांग्लादेश बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम ट्रेस करें तो ज़रूरी हो जाता है कि वाकई में एक कंट्री जिसको 50 साल हो चुके हैं और जिसमें इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल था उस कंट्री के जन्म लेने में, तो उस केस में हमें उनको उस पर्टिकुलर इवेंट को रिमेंबर करना एक गोल्डन जुबली के तौर पे ज़रूरी हो जाता है। इंडिया की रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ फ्लक्चुएटेड रही है, चाहे गंगा वाटर ट्रीटीज़ की बात करें, तीस्ता की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। तो बोले इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार क्या होता है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस में कमी आती है, कई बार कॉपरेशन इंक्रीज होता है, बट ओवरऑल अगर देखें तो एक अटेंशन जो है इसकी ज़रूरत रहती है कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करें।
इंडिया की जो इश्यूज हैं उन पर रेस्पेक्ट करे कौन? बांग्लादेश। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात करें तो जिहादी टेररिज्म को कंट्रोल करने में बांग्लादेश ने पिछले 7-8 सालों में जो एक्टिविटीज की है वो इंडिया के फेवर की रही है, क्योंकि हमेशा से बांग्लादेश की जमीन से एक्सटर्नल फोर्सेस के सपोर्ट के बेसिस पे जिहादी टेररिज्म नरिश होता रहा, फ्लॉरिश होता रहा, और उसकी वजह से जो भी स्टेट्स या फिर इंडिया की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर इंडिया वो स्टेट जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज कंटिन्यू होती रही, और जो हिंदूज हैं, माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, उनके साथ में एट्रोसिटीज होती रही। तो उस केस में उनको टैकल करने में बांग्लादेश ने इंडिया के कंसर्न्स को समझा। सेम चीज हमें भी यहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि कई बार मुद्दा आ जाता है एनआरसी का, कई बार मुद्दा आ जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, तो बोले इसको लेकर के बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशंस रहेंगे क्या नहीं। और इसके अलावा बांग्लादेश में रिसेंट जो दुर्गा पूजा के टाइम पे जो वायलेंस हुए थे वो भी, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे कंट्रीज़ की जो रिलेशन है, मतलब जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको वीक कर सकते हैं। तो इस केस में राइटर हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को समझते हुए आगे चलने की ज़रूरत है। धर्म के नाम पर हम कुछ भी चीज़ें अगर कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो बोले ये मुश्किलें पैदा ही करेगी। क्योंकि अभी कल परसों का स्टेटमेंट आपको अगर ध्यान हो राजनाथ सिंह जी का, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि जी जो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसके आगे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश 20 साल की ट्रैवल कर चुका है, मतलब 50 साल की ट्रैवल कर चुका है। तो साउथ एशिया की अगर बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस में बांग्लादेश बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ढाका, जहाँ की कैपिटल, जो बांग्लादेश की कैपिटल है, यहाँ पर अगर देखें मतलब ओवरऑल बांग्लादेश की, तो पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की 61% कम हुआ करती थी 1971 के टाइम पे, जो कि आज बढ़कर के पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में 62% ज़्यादा हो चुकी है। मतलब कहाँ तो 61% कम थी और अब बढ़ चुकी है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस आप देख सकते हो कि 123% का गेन किया है पिछले 50 सालों में पर कैपिटा इनकम, पाकिस्तान के रेफरेंस में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली बांग्लादेश की। ओके, इसके अलावा फ्यूचर की तरफ लगातार प्रोग्रेसिव चल ही रहा है, ठीक है। और एक तरफ जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में आने वाला डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आ रहा है और लगातार अपनी प्रोग्रेस को इंश्योर कर रहा है। तो बांग्लादेश के पास में बहुत सारे अच्छे कारण हैं कि वो अपनी गोल्डन जुबली को ऑब्जर्व करे, सेलिब्रेट करे, ठीक है। तो और डेमोक्रेसी जो कि फंक्शनल है, सबसे बड़ी बात, रुकी हुई नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि नाम तो डेमोक्रेसी का है और वहाँ पर मिलिट्री रूल चले। यहाँ पर भी जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनका नाम ज़्यादा आता है, ना कि मिलिट्री पर्सनल या मिलिट्री के जो मेन बंदे हैं उनका नाम नहीं आता है, ठीक है। सिविल सोसाइटी है, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। हाँ, कई बार दिखता है कि हाँ सिविल सोसाइटी में जब सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ें उठाई जाती है तो उनको सप्रेस करने की न्यूज़ आती रहती है, पर फिर भी ओपोजिशन को सुना जाता है, ठीक है। पर हाँ, अभी तक जो बातें आ रही हैं वो ये कि रीसेंट 10-15 सालों की अगर बात करें तो इस केस में रूलिंग पार्टी ने जो भी इंश्योर करना था बांग्लादेश के लोगों के लिए वो चीज़ें वीक नहीं होने दी हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो म्यूचुअल अकोमोडेशन है वो तो होना ही चाहिए। देखो डेमोक्रेसी में, जिसमें अभी देखो खालिदा जिया को तो जेल में डाला हुआ है, उसके पीछे वजह है बहुत सारी, जिसमें से एक तो ये है कि वहाँ पर ही इंटरनली उन्होंने जिस तरीके की एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई, जिसमें कि कुछ रेडिकल एक्टिविटीज़ थी, एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करने वाली, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। तो इस वजह से खालिदा जिया और दूसरे जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स उनको जेल में डाला हुआ अभी करंटली, ठीक है। तो वो सिचुएशन एक अलग बनती है। खैर, मुद्दा ये था, पॉइंट 50 साल हो गए हैं, बांग्लादेश की प्रोग्रेस, बांग्लादेश की जो जर्नी वो हमें समझनी थी, वो एक बार नज़र डाल ली हमने, ठीक है। अब देखते हैं बचे हुए आर्टिकल्स पे एक बार नज़र डालते हैं। और ये आपके सामने जो आर्टिकल है, द आइडियलिज्म विद इन, देखो यहाँ पर वैमसी जुलूरी, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में प्रोफेसर हैं, ठीक है, मीडिया स्टडीज से रिलेटेड। तो इनका ये कहना है कि अभी जो एन वी रमन्ना जी का एक आर्टिकल आया था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने ये कहा था कि भाई आइवरी टावर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, कि हाँ सिचुएशन कुछ और है, आप और एक्टिविटीज़ आपकी कुछ और है, सिचुएशन को देखते हुए आप एक्शन नहीं ले रहे हो। साथ में आइडियलिज्म और जो एक कहता है ना कि एक इंडिविजुअल को अपने से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ह्यूमैनिटी के बारे में,
ठीक है, क्योंकि आजकल बोला एजुकेशन इस तरीके की होने लग गई है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अपने पैकेज पे ज़्यादा ध्यान देने लग गया है कि हाँ मुझे कितने रुपए कहाँ पर मिल रहे हैं, और अपनी जो एक ऑब्लिगेशंस है कि हाँ मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ, या फिर सोशल कोहेरेंस को प्रमोट करने के लिए उसकी क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बोलो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। तो इस केस में ह्यूमैनिटीज़ को इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हायर एजुकेशन सिस्टम में, जिससे कि आइडियलिज्म दैट मीन्स आदर्शवाद या आदर्शता के ऊपर काम ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर राइटर जो है वो एक्सपेंड ही कर रहे हैं कि आइडियलिज्म और एम्बिशन, इन दोनों के बीच की जो लिंकिंग है इसको हमें मिस नहीं होने देना चाहिए। अगर एक बंदा एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है पर उसके पास में आइडियलिज्म नहीं है, अगर वो आदर्श चीज़ों को नहीं फॉलो करता है, तो बोलो वो डिजास्टरस साबित हो सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी को करोड़पति बनना है, आइडियलिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो तो किसी की सुपारी लेके किसी को मर्डर भी कर सकता है। ठीक है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में भी इंडल्ज हो सकता है, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, इनमें भी यूज़ कर सकता है। तो मुद्दा क्या आ जाता है कि एम्बिशन बिना आइडियलिज्म के चला जाए तो फिर भाई ये तो सीधी सी बात है डिजास्टर साबित हो जाएगा। और आइडियलिज्म बिना एम्बिशन के, इससे आपको कुछ अचीव नहीं होगा, क्योंकि जब आप कोई टारगेट लेके ही नहीं चलोगे, केवल आदर्श की बातें ही करते रहोगे, एक्शन आपके पास में है नहीं, ना कोई टारगेट है, तो फिर वो बातें ही रह जाती है, कुछ मतलब नहीं है। तो बोले इन दोनों के बीच में एक लिंकिंग प्रॉपर आनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पर कही गई है। हमारे जो करंट CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जी, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। फिर आगे बताया जा रहा है कि आइडियलिज्म की बात करें तो बोला ये वैल्यूज वेस्टर्न सोसाइटी से शुरू होती है। ह्यूमैनिटीज, आइडियलिज्म, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम पॉलिटिक्स की जो भी बात करते हैं, तो बोले इन चीज़ों को जहाँ से ओरिजिनेशन, जिनका जहाँ से ओरिजिन देखते हैं, बोलो वहाँ पर ही क्लासेस में डिवीज़न है, अपर क्लास, लोअर क्लास, रेसेस का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पर जात पात के नाम पे है, धर्म के नाम पर है, तो USA या वेस्टर्न सोसाइटीज़ में रेस के नाम पर वहाँ पर देखने को मिलता है कि हाँ भाई आपकी स्किन का कलर ब्लैक है या कलर्ड है या फिर आप वाइट हो। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई कर दो इंडिया में। इंडिया में भी हमारे यहाँ पर नेशनलिज्म को प्रोमोट करने के चक्कर में या नेशनलिज्म को लेकर के दो सेक्शन में हमारा सेक्शन ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं। एक तो लेफ्ट कि हाँ जी बिल्कुल जो भी चल रहा है उसको बिल्कुल उखाड़ के फेंको, नया ही कुछ लेकर के आओ। ठीक है, और एक होता है राइट जो कि कंजर्वेटिव होते हैं, जो चल रहा है उसको चलने दो, उसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अपडेट करते रहो टाइम टू टाइम। तो बोले लेफ्ट और राइट में फिर डिवीज़न हो जाता है हमारी सोसाइटी का या हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो। और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में, पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। इसी चीज़ को बता रहे हैं, बोले कि एक इंडिविजुअल को अपने खुद के सिलोज से बाहर निकल करके फिर बाद में काम करना चाहिए। सिलोज का मतलब आइसोलेशन की बजाय एक इंटरेक्टिव मैनर में कंटिन्यू काम करने की ज़रूरत है। और उसी चीज़ को बताया जा रहा है यहाँ पर मेनली कि ह्यूमैनिटीज़ जो है इंडिया में, उनको सिलोज से बाहर निकालो। सिलोज का मतलब आइसोलेशन से बाहर निकालो, इंटरेक्शन होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जब ज़्यादा बातचीत होती है, जितना हम इंटरेक्शन करते हैं उतना ही ठीक रहता है। ये तो UN के लिए भी आपने पढ़ा होगा, या फिर मैंने कभी बताया हो आपको कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो चैप्टर है, उसमें सीधा क्या लिखा हुआ है कि भाई बुलेट वॉर की बजाय अगर जौ हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आप जबान फेंक करके अगर शांति से बैठे रहो तो ठीक है ना। ठीक है, विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है कि एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाओ, उसके बजाय अगर शब्द बाण चला करके भी शांत रहे, वो तो बढ़िया है ना। युद्ध तो नहीं होंगे, कम से कम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसी गजब की त्रासदी तो नहीं आएगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि बातचीत होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जो यूनिवर्सिटी लेवल है या फिर जो हमारा एजुकेशन लेवल है, उसमें ह्यूमैनिटीज़ का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि केवल मशीनों के बारे में मशीनों की तरह ही सोचते रह जाएंगे। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, ह्यूमन है। अब ह्यूमन होने के नाते एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर बाद में जानवर रह जाएंगे तो जानवर के जानवर ही बने रह जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ थी, वो हमें देखनी थी। एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज आना चाहिए, वो NV रमन्ना जी वाला आर्टिकल था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी मेन चीज़ें थी वो तो हमने देख ही ली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।